हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम BHDC 107 जिसमें हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ते हैं, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए, पहला अध्याय का हम लगभग आपको 6 क्वेश्चन बता चुके हैं। आपको हम दिखा भी देते हैं। देखिए, पहला अध्याय का लगभग 6 क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि वो अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करें, इसके लिए वीडियो ज़रूर देखें। देखिए, आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे चर्चा करेंगे, जो कि रहेगा अरस्तु का संक्षिप्त परिचय दीजिए, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा अरस्तु के काव्य चिंतन की व्याख्या कीजिए। इन दोनों क्वेश्चनों का चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आने वाले वीडियो में बाकी क्वेश्चनों का चर्चा भी करेंगे। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्ले लिस्ट जाके जरूर देखें। आप लोग का वो वीडियो भी डल गया होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है अरस्तु का संक्षिप्त परिचय दीजिए, मतलब अरस्तु के बारे में कहा जा रहा है बताने के लिए। तो आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। तो अरस्तु जो है ये दार्शनिक थे, कहाँ के? यूनान के। वे प्लेटो के शिष्य एवं सिकंदर के गुरु थे। तो अरस्तु जो थे ये प्लेटो के जो है शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु का जन्म मकदूनिया के सतगिरा नामक नगर में 384 ईसा पूर्व में हुआ था। तो जन्म भी देख लिए कब हुआ था और कहाँ हुआ था? मकदूनिया के सतगिरा नामक नगर में हुआ था। उनके पिता सिकंदर के पितामह अमितांस के दरबार में चिकित्सक थे। प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे अरस्तु बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के थे। कौन? अरस्तु। शुरू से ही वे दार्शनिक स्वभाव के थे। वे प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के परम शिष्य थे। कौन? अरस्तु। अरस्तु जो है शिष्य थे प्लेटो के, जिन्हें प्लेटो अपने विद्यापीठ का मस्तिष्क भी कहा करते थे। किसको? अरस्तु को। कौन कहते थे? प्लेटो। उन्हें सिकंदर महान का गुरु होने का भी गौरव प्राप्त था। तो सिकंदर महान को आप लोग जानते ही होंगे, जो पूरा दुनिया को जीतने निकला था। ठीक है, तो उनके गुरु थे कौन? अरस्तु। देखिए, प्रचलित ज्ञान विज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों पर उनका समान अधिकार था। अरस्तु ने एथेंस के समीप अपोलो नामक स्थान पर लिसियस नामक से अपने एक निजी विद्यापीठ स्थापित भी किया था। कौन? अब अरस्तु ने। आइए आगे देखते हैं। देखिए, उन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र पर पहली व्यापक रचना की। किस पे? पश्चिमी दर्शन शास्त्र पर पहली व्यापक जो है विस्तार से रचना की थी। देखिए आगे। देखिए, जिसमें नीति, तर्क, विज्ञान, राजनीति और अध्यात्म का मेलजोल था। भौतिक विज्ञान पर अरस्तु के विचार ने मध्ययुगीन शिक्षा पर व्यापक प्रभाव डाला और इसका प्रभाव पुनर्जागरण पर भी पड़ा। यही कारण है कि अरस्तु को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की विधाओं का आदि आचार्य माना जाता है। किसको? अरस्तु को। उनके 2 ग्रंथ से उन्हें दुनिया से ख्याति मिली। पहला तखनेस ऋतेडिकेस, जो भाषण कला से संबंधित है। इसका अनुवाद भाषण कला किया गया। दूसरा ग्रंथ पेरिपाइतिकेस काव्यशास्त्र से ही संबंध है। वास्तव में यह ग्रंथ न होकर एक छोटी सी पुस्तिका कही जा सकती है, जिसमें सिद्धांतों का व्यवस्थित विवेचना नहीं बल्कि अध्यापन के लिए तैयार की गई सामग्री का संपादित रूप ही मिलता है। इसमें पेरिपाइतिकेस में, जो अरस्तु के द्वारा लिखा गया था। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, यह रूप भी अखंड या समग्र नहीं है। संभवतः इनके शिष्यों ने उपलब्ध सामग्री को ही संयोजित किया, इसलिए कुछ विषयों पर इसमें कोई चर्चा मिलती ही नहीं है। मतलब कि वह पेरिपाइतिकेस जो है, यह पुस्तक उनके शिष्यों के द्वारा लिखा गया था। जो अरस्तु के द्वारा जो दिया गया था भाषण, उन्हीं को संगठित करके यह पुस्तक बनाया गया, जिसमें कुछ चीज़ों पे फुल रूप से चर्चा नहीं किया गया है। देखिए, कुछ विषयों पर अधूरी चर्चा हुई है और विषय के प्रतिपादन में असंतुलन रह गया है, किंतु इसके बावजूद पाश्चात्य काव्यशास्त्र का यह
आदि ग्रंथ उन अनेक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, काव्य शास्त्र की रचना के मूल में अरस्तु के दो उद्देश्य रहे हैं। क्या क्या? एक तो अपनी दृष्टि से यूनानी कवि का वस्तुगत विवेचन, विश्लेषण, निरूपण, और दूसरा अपने गुरु प्लेटो द्वारा काव्य पर किए गए आक्षेपों का समाधान करना। इन दोनों का जो है दिखता है अरस्तु के काव्यशास्त्र के मूल उद्देश्य। देखिए आगे, अरस्तु ने जिन काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया उनमें से तीन सिद्धांत विशेष महत्व रखते हैं। क्या क्या? पहला है अनुकरण सिद्धांत, दूसरा है त्रासदी विवेचन, तीसरा है विरेचन सिद्धांत। इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है अरस्तु के काव्यशास्त्री में। देखिए, अपने 61 वर्ष के जीवन काल में अरस्तु ने तर्कशास्त्र, तत्वमीमांसा, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, आचार शास्त्र, भौतिक शास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान तथा साहित्य शास्त्र जैसे विषयों पर लगभग 400 ग्रंथों की रचना की थी। प्लेटो से ग्रहण ज्ञान को भी उन्होंने अपने मौलिक, आइए आगे देखते हैं। देखिए, विचारों की कसौटी पर कसकर ग्रहण किया, इसलिए वे काव्य पर प्लेटो द्वारा लगाए गए आक्षेपों का उत्तर भी दे सके। वास्तव में अरस्तु की प्रतिभा गहन, गंभीर, सारप्रहणी तथा मौलिक थी अरस्तु का। तो पहला क्वेश्चन देख लिए अरस्तु के बारे में। अब जानते हैं कि अरस्तु के काव्य चिंतन की व्याख्या कीजिए। अरस्तु का जो काव्य चिंतन है इसका व्याख्या करना इस प्रश्न में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अरस्तु के महत्वपूर्ण काव्य सिद्धांत त्रासदी की विवेचन क्रम में विकसित हुए हैं। उनके काव्य चिंतन ने यूरोपीय काव्यशास्त्र पर सर्वाधिक प्रभाव डाला है। उनके द्वारा प्रतिपादित काव्य सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने मानव विज्ञान और अंतः प्रकृति की दृष्टि में रखकर अपनी स्थापनाएं की है। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, जो पहले ही हम बताए हुए थे, लेकिन उनकी मान्यताएं उनके गुरु से सर्वथा भिन्न भिन्न थी। अरस्तु ने महाकाव्य और त्रासदी के स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया और काव्य जगत का अनुकरण सिद्धांत तथा विरेचन सिद्धांत नामक दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन सा? अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत। कौन दिया है? अरस्तु ने। अरस्तु ने काव्य चिंतन को मुख्यतः दो दृष्टियों से देखने का प्रयास किया है। उन्होंने प्लेटो की मान्यताओं का खंडन करते हुए कहा कि कला प्रकृति का सृजनात्मकता अनुकरण है और काव्य से श्रोताओं की दृढ़वृत्तियों का पोषण नहीं विरेचन होता है। तो आइए अरस्तु के जो काव्य चिंतन के बारे में कुछ पॉइंट को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला है सृजन का विवेचन। इसमें क्या कहा गया है? देखिए, अनुकरण की चर्चा करते समय प्लेटो की दृष्टि दार्शनिक और नैतिकतावादी थी और अरस्तु के की सौंदर्य शास्त्रीय। स्पष्ट है कि साहित्य शास्त्रीय चर्चा के लिए सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि ही अधिक उपयुक्त है। अरस्तु का मानना है कि कला प्रकृति का अनुकरण है। कौन? कला। वह प्रकृति को पूर्णतया प्रदान करती है। हम किसी वस्तु को जिस रूप में देखना चाहते हैं उसे वह रूप कला ही देती है। अतः कला वस्तु जगत से ज़्यादा सुंदर है। काव्य प्रकृति को पूर्णतया प्रदान करता है। कवि या कलाकार वस्तु को प्रतीयमान रूप में भी चित्रित कर सकता है, संभाव्य रूप से भी और आदर्श रूप में भी। अतः अनुकरण केवल स्थूल और तथ्यपरक चित्रण नहीं है, उसमें कवि की भावनाओं और कल्पनाओं का भी योग रहता है। किसमें? काव्य में। अंग्रेजी का इमिटेशन शब्द नकल करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, परंतु अरस्तु का अनुकरण नकल करने का नहीं, पुनः सृजन का वाचक है। इमिटेशन का हिंदी होता है अनुकरण। ठीक है, देखिए आगे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अनुकरण सिद्धांत का प्रायः वही स्थान है जो भारतीय काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत का है। अरस्तु अनुकरण को सभी कलाओं का मूल मानते हैं। अरस्तु अनुकरण को काव्य का साधक ही नहीं, काव्य के आनंद का नियोजक भी मानते हैं। आनंद को वे काव्य का प्रमुख प्रयोजन मानते हैं। काव्य अनुकरण के माध्यम से रचा जाता है, इसलिए उसमें ब्रह्म संसार का चित्रण भी होता है। दूसरा पॉइंट था त्रासदी का विवेचन। इसमें किस तरह से अरस्तु के द्वारा कहा गया था, देखते हैं। देखिए, विवेचन का अर्थ है विचारों का निष्कासन या शुद्धि। मूलतः चिकित्सा शास्त्र के इस शब्द का साहित्य पर लागू करने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है।
देखते हैं आगे। देखिए, अरस्तू ने यह शब्द चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण कर काव्य में इसका लाक्षणिक प्रयोग किया है। मानव भावनाओं का विवेचन विशेषकर त्रासदी यानी ट्रेजेडी में होता है तथा साहित्य में दुखांत नाटक का महत्व इसलिए है कि उसमें उसके द्वारा मनोभावों का विवेचन सफलतापूर्वक हो जाता है। प्लेटो ने कला और काव्य पर यह आक्षेप लगाया था कि इनसे हमारी दूषित वासनाएं एवं मनोवृत्तियों उत्तेजित एवं पुष्ट होती है। संभवतः इसी का खंडन करने के लिए अरस्तू ने प्रतिपादित किया कि कला और साहित्य के द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का उचित रूप में विवेचन हो जाता है, अतः वे समाज के लिए हानिकारक नहीं है। अरस्तू ने ललित कलाओं में एक और संगीत से और दूसरी ओर त्रासदी से मनोविकारों का रेचन या शुद्धिकरण मानते हुए कलाओं का लक्ष्य मनोविकारों का विरेचन माना है। इसने अरस्तू ने प्लेटो के द्वारा जो दिया गया था। देखिए, अरस्तू के अनुसार त्रासदी दर्शकों के मन में करुणा एवं त्रास का मतलब होता है दुख की भावनाओं को उकसाकर उनका विवेचन कर देती है। संगीत के क्षेत्र में यह और अभी अधिक सटीक बैठती है। यह एक प्रकार से मनोविकारों को उभार कर शांत करने और करुण एवं त्रास से आवेशित व्यक्तियों को शुद्धि का अनुभव प्रदान करने की प्रक्रिया है, जो अंततः आनंद प्रदान करती है। अरस्तू के पूर्ववर्ती विद्वानों में प्रोफेसर गिलबर्ट मारे ने विरेचन की धर्मपरक व्याख्या की है, तो जर्मन विद्वान बर्नेज ने नीतिपरक, जो इस सिद्धांत की मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। प्रोफेसर बूचर का कलापरक अर्थ ही अधिक स्वीकार्य रहा। बूचर की मान्यता थी कि नाटककार तो कवि दर्शक के भावों को सार्वजनिक बना देता है, उसका स्व विगलित हो जाता है, जिससे दुखद अनुभूतियां भी कला का स्पर्श पाकर आनंदप्रद हो जाती है। देखिए आगे। बाद में अरस्तू के विरेचन सिद्धांत की 3 दृष्टियों से व्याख्या भी करते हैं। पहला है धर्मपरक, दूसरा नीतिपरक, तीसरा कलापरक। विरेचन की यह प्रक्रिया भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत साधारणीकरण की अवधारणा से मेल खाती है। देखिए, काव्यलोचन किस तरह से समझाया था अरस्तू ने, आइए इसको देखते हैं। देखिए, पहला है डॉक्टर नरेंद्र के अनुसार अरस्तू का दृष्टिकोण आभात्मक रहा है तथा त्रास और करुणा का विवेचन उसकी चरम सिद्धि रही है। दूसरा है अरस्तू ने आंतरिक अनुभूतियों के भी अनुकरण की बात की है, जबकि इनका अनुकरण किया जाना असंभव है। तीसरा है अरस्तू ने कवि की निर्माण क्षमता पर तो बल दिया है, पर जीवन के विभिन्न अनुभवों से निर्मित कवि की अंतचेतना को महत्व नहीं दिया है। कह सकते हैं कि अरस्तू ने सर्वप्रथम काव्य एवं कला की और निश्चित और क्रमबद्ध व्याख्या की, इसलिए उन्हें पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आदि आचार्य कहा जाता है। उन्होंने काव्य कला को राजनीति एवं नैतिकता के बंधन से पृथक कर उसमें सौंदर्य की प्रतिष्ठा कर उसे गौरव प्रदान किया है। तो 2 क्वेश्चन देख लिए इस वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग का एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। आने वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5 पे चर्चा करेंगे, जो कि रहेगा अरस्तू की त्रासदी संबंधी अवधारणा का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा अरस्तू की अनुकरण संबंधी अवधारणा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एवं 5वां क्वेश्चन रहेगा अरस्तू एवं प्लेटो के अनुकरण संबंधी विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों क्वेश्चनों का आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो देख रहे होंगे तो वो डल गया होगा, तो आप लोग जरूर देखें। और चैनल को आप लोग नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।